नमस्कार दोस्तों। भाग अध्याय 2 पार्लियामेंट अपना चल रहा था। कल 81 तक अनुच्छेद हो गए थे। आज अनुच्छेद 82 में प्रत्येक जनगणना के पश्चात लोकसभा में स्थानों का आवंटन तथा प्रत्येक राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन में विभाजन संसद द्वारा बनाई गई विधि से किया जाएगा। मतलब 10-10 साल में जो अपनी जनगणना होती है ना, जनगणना के पश्चात जो आंकड़े आते हैं ना, उसके आधार पे लोकसभा के सदस्यों का जो स्थान है ना वो बदलता रहता है। लेकिन अपन कल चर्चा कर ही ली थी, 2026 तक लोकसभा की सदस्य संख्या यही रहेगी। अब मैंने कल ही बता दिया था, अब अगली जनगणना भाई एक तो अभी 2021 वाली चल ही रही है, तो 2026 तक तो चेंज होगा नहीं। इसका मतलब 2031 की जनगणना के बाद एक परिसीमन आयोग बैठेगा और फिर लोकसभा के सदस्यों की संख्या बदल सकती है। 2026 याद रखना, 2026 तक ये चेंज नहीं होगा। फिर अनुच्छेद 83 में संसद के दोनों सदनों की अवधि। तो राज्यसभा तो एक स्थायी सदन है और प्रत्येक 2 वर्ष पश्चात 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त या हट जाते हैं। अब देखो, प्रश्न ऐसे बने कि लोकसभा का कार्यकाल कितना है, तो लोकसभा का कोई कार्यकाल नहीं, राज्यसभा का कार्यकाल की बात है। राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं है, राज्यसभा एक स्थायी सदन है। तो 6 वर्ष का आंकड़ा कहाँ से आया? प्रत्येक 2 वर्ष पश्चात 1/3 सदस्य, 1/3 2 4 6, तो एक सदस्य का जो कार्यकाल है वो तो होता है 6 वर्ष। मतलब राज्यसभा के सदस्य के कार्यकाल 6 वर्ष है, न कि राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, न तो इसका कभी एक सारा चुनाव एक साथ होता है और न कभी वो एक साथ विघटित होती है। तो ये तो स्थायी सदन है। मैंने तो नीचे नोट बना रखा है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। मतलब 1/3 सदस्य हटते जाते हैं ना, फिर 1/3 हटके, फिर 1/3 हटके, 2 4 6, अपन ने ये कैलकुलेशन कर लिया। फिर 83 का सर्कलोज भी है, लोकसभा एक अस्थायी सदन है। लोकसभा के प्रथम अधिवेशन की तारीख से 5 वर्ष तक का कार्यकाल है। जिस दिन लोकसभा का प्रथम अधिवेशन होगा उस तारीख से 5 वर्ष तक इसका कार्यकाल है। और मैंने ऊपर लिखा है लोकसभा एक अस्थायी सदन है, इसका मतलब 5 वर्ष से पहले भी भंग की जा सकती है। एक नोट डाल लो, आपातकाल की घोषणा अगर हो गई है तो 1 वर्ष की अवधि बढ़ाई जा सकती है। अगर देश में इमरजेंसी है, चुनाव कराना संभव नहीं है, तो 1 वर्ष तक लोकसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है। फिर आपातकाल समाप्त होने पर 6 माह से अधिक अवधि नहीं बढ़ाई जा सकती। 6 माह में हर हाल में चुनाव कराने होंगे। एक नोट आप और डाल लो, 42वें संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा की अवधि 6 वर्ष कर दी गई थी। इंदिरा जी ने जो 42वें संविधान संशोधन 1976 में किया था ना, उसमें लोकसभा की अवधि 6 वर्ष कर दी थी। लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा पुनः इसकी अवधि 5 वर्ष कर दी। सीधा सा मतलब है, लोकसभा की अवधि है 5 वर्ष। फिर है अनुच्छेद 84, संसद सदस्यों की योग्यताएं। संसद में देखो, राज्यसभा और लोकसभा के दोनों के सदस्य आगे है। पहली योग्यता है वह भारत का नागरिक हो। दूसरी, तीसरी अनुसूची में वर्णित शपथ लेनी होगी और हस्ताक्षर करने होंगे। मतलब है इनकी कई शपथ है, चुनाव लड़ने की शपथ है, चुनाव जीतने की शपथ है ना। और शपथ का उल्लेख अनुसूची 3 में है। आयु, राज्यसभा के सदस्यों के लिए आयु 30 वर्ष है और लोकसभा के सदस्यों की आयु 25 वर्ष है। फिर अन्य योग्यताएं,
जो संसद समय समय पर निर्धारित करे। ये जो आता है ना, वो पागल नहीं होना चाहिए, दिवालिया नहीं होना चाहिए, ये सब भारत की संसद के द्वारा बाद में बनाए गए जो विधियां हैं वो है। फिर है अनुच्छेद 85 85 में संसद के सत्र। राष्ट्रपति समय समय पर संसद के प्रत्येक सदन का सत्र बुलाता है। अब सीधा ही प्रश्न बनेगा, संसद के अधिवेशन बुलाने की शक्ति किसके पास है? तो संसद में अधिवेशन बुलाने की शक्ति भारत के राष्ट्रपति के पास है। अब संसद में कितने सत्र या अधिवेशन होते हैं? तो संविधान में एक बात लिखी हुई है, एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक में के बीच 6 माह का अंतर नहीं होगा। इसका मतलब है 6 माह में एक अधिवेशन बुलाना होगा, तो एक साल में हो गए 2 अधिवेशन। लेकिन भारत में एक वर्ष में 3 अधिवेशन होते हैं, आगे चर्चा करेंगे। फिर 85 का क्लॉज 2 है, राष्ट्रपति समय समय पर किसी सदन का सत्रावसान कर सकता है। सत्र चल रहा है और सत्र का सत्रावसान करना है तो भारत का राष्ट्रपति करेगा। और राष्ट्रपति क्या कर सकता है? लोकसभा को भंग कर सकता है। लोकसभा को भंग करने का मतलब है, अगर लोकसभा में सरकार का बहुमत नहीं है तो राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है और नए चुनाव करवा सकता है। ऐसा तकरीबन 9 बार ऐसी लोकसभाएं बनी जो समय से पहले ही डिजोल्व हो गई और नए चुनाव करवाने पड़े। अब एक नोट डाल लो, संसद के सत्र। तो संसद के 3 सत्र होते हैं। पहला है शीतकालीन सत्र, आपको पता है दिसंबर के माह में होता है। फिर मानसून सत्र, जैसा कि नाम से पता है, जब जुलाई अगस्त में बारिश का समय होता है ना, उस समय। और तीसरा है ग्रीष्मकालीन, गर्मियों का अधिवेशन। ये एकदम मैंने इम्पोर्टेंट लगा रखा, जैसे भारत का राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र देता है ना, मतलब इसका ये हुआ कि राष्ट्रपति से ऊपर कोई नहीं है तो वो अपने से नीचे वाले को त्याग पत्र देगा। ऐसा भारत में एक पदाधिकारी और है जो अपने से नीचे वाले को त्याग पत्र देता है। लोकसभा का अध्यक्ष अगर अपना त्याग पत्र देना चाहे तो वो लोकसभा के उपाध्यक्ष को देगा। इसको इम्पोर्टेंट डाल लेना। फिर है अनुच्छेद 86 राष्ट्रपति संसद के किसी भी एक सदन या दोनों सदनों में अभिभाषण कर सकता है। राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन में या दोनों सदनों में अभिभाषण कर सकता है। एक बात देखो, मैंने अभिभाषण लिखा है, आने वर्ड अभिभाषण ही है, लेकिन अभिभाषण क्या होता है? भाषण ही तो होता है ना। भाषण ही होता है, लेकिन अभिभाषण इसलिए लिख दिया कि राष्ट्रपति अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलता, मंत्रिमंडल जो लिख के देगा वही उसको बोलना पड़ेगा, इसलिए इसके लिए शब्द है अभिभाषण। और क्या कर सकता है? 86 के अनुसार संसद को संदेश भेज सकता है। अब ये क्या संदेश हुआ? संदेश का मतलब है कि वो देश के सामने और संसद को अपील कर सकता है कि वर्तमान में ऐसी परिस्थितियां हैं तो सरकार इस बाबत कानून बनाए। जैसे सपोज अभी कोरोना काल चल रहा है और इसमें अगर राष्ट्रपति को ऐसे लगे कि सरकार को ये कानून बनाना चाहिए और सरकार भाई इस पे ध्यान नहीं दे रही है, तो वो संसद को संदेश भेज सकता है। भारत में तो देखो, संसद में राष्ट्रपति के संदेश भेजने का इतना महत्व नहीं है, लेकिन अमेरिका का राष्ट्रपति के पास ये बहुत बड़ा पावर है, क्योंकि अमेरिका में शक्ति पृथक्करण है, कार्यपालिका अलग है, राष्ट्रपति अलग है कार्यपालिका में, व्यवस्थापिका में कांग्रेस वो अलग है, न्यायपालिका अलग है, शक्ति पृथक्करण है। तो वहाँ राष्ट्रपति संसद को कह नहीं सकता कि आप इस प्रकार का कानून बनाइए, लेकिन जब वो संदेश भेजता है ना, उसका पूरी अमेरिका में बहुत अच्छा एक मैसेज आता है। और कांग्रेस, जैसा कि उस वहाँ की
संसद का नाम है, वो उस और कानून बनाती है। फिर है अनुच्छेद 87, राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। विशेष अभिभाषण का मतलब है ऊपर जो है वो तो उस समय भाषण दे या नहीं दे, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जहां राष्ट्रपति को अभिभाषण देना होगा। कैसे, कब कब, और इसको इम्पोर्टेंट भी डाल लो। एक तो लोकसभा के निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र को, मतलब जैसे लोकसभा के चुनाव हुए और जो प्रथम सत्र हुआ ना उसको, तथा प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र को संसद के दोनों सदनों में अभिभाषण देगा। ठीक है ना। कब देगा? एक तो अगर नई लोकसभा बनी है तो उसके प्रथम अधिवेशन में, और एक साल का जो प्रथम अधिवेशन होगा ना उसमें वो अवश्य अभिभाषण देगा। प्रत्येक सदन अभिभाषण का समय निर्धारित करेगी। प्रत्येक जो सदन है ना वो ये निर्धारित करेगी कि अभिभाषण में कितना समय लगेगा। फिर है अनुच्छेद 88, प्रत्येक मंत्री व भारत का न्यायवादी को अधिकार है कि संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है, मगर महान न्यायवादी मत नहीं दे सकता, तथा मंत्री अपने सदन में ही मत दे सकता है। इस 88 का क्या तात्पर्य है? देखो, महान न्यायवादी है वो लोकसभा की कार्रवाई में भाग ले सकता है, राज्यसभा की कार्रवाई में भाग ले सकता है। कार्रवाई में भाग ले सकता है, अपने विचार व्यक्त कर सकता है, अपनी बात रख सकता है, लेकिन जब मतदान की बात आएगी तो उसको मत देने का अधिकार नहीं है। और जो मंत्री होगा, अब मंत्री लोकसभा का सदस्य भी मंत्री बन सकता है, राज्यसभा का सदस्य भी मंत्री बन सकता है। मंत्री के लिए ये जरूरी नहीं है कि वो लोकसभा का ही सदस्य हो। तो सपोज कि कोई मान लो राज्यसभा का सदस्य है और मंत्री है, लोकसभा की कार्रवाई में भाग ले सकता है वो, लेकिन जब मतदान होगा उस समय वो लोकसभा में मतदान नहीं कर सकता। या वो लोकसभा का सदस्य है तो उसको लोकसभा में तो मत देने का अधिकार है, लेकिन राज्यसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है, लेकिन जब मत विभाजन होगा उस समय उसको मत देने का अधिकार नहीं है। आज अनुच्छेद 88 तक हो गया, 89 पे कल चर्चा करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।